माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं, जहां हमें लगता है कि जितना तेज दौड़ेंगे उतना ही ज्यादा हासिल करेंगे। लेकिन असलियत में हम अक्सर एक ही जगह खड़े होकर बस अपने हाथ पांव मार रहे होते हैं। आर्यन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो 27 साल का एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था, जिसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरे दलदल में फंसा हुआ है। सुबह जब उसकी आंख खुलती तो सबसे पहले उसके दिमाग में वो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट कौंधती, जो उसने पिछली रात बड़े जोश में बनाई थी। उस कागज के टुकड़े पर लिखे वो 15-20 काम उसे किसी दुश्मन की फौज की तरह लगते, जो बस उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हों। वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही थकावट महसूस करने लगता। उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करे। क्या वो क्लाइंट का ईमेल पहले चेक करे, या उस अधूरे लोगो डिजाइन पर काम करे, या फिर बस अपनी खिड़की के बाहर उड़ते कबूतरों को देखते हुए अपनी किस्मत को कोसे। ये जो ओवरवेल्म वाली फीलिंग है ना, ये आर्यन के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये उसके रोज का हिस्सा बन चुकी थी। उसे लगता था कि शायद वो आलसी है, या शायद उसमें वो डिसिप्लिन ही नहीं है जो सफल लोगों में होता है। पर सच तो ये था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बस उसकी मेहनत का कोई घर नहीं था। उसके पास हजारों टास्क्स थे, पर उन टास्क्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई वक्त नहीं था। आर्यन अक्सर अपने लैपटॉप के सामने घंटों बैठा रहता। ब्राउजर में 30-40 टैब्स खुले होते और हर टैब उसे अपनी तरफ खींचता। एक पल वो एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा होता तो अगले ही पल उसे याद आता कि उसे बिजली का बिल भी भरना है। वो बिल भरने के लिए टैब स्विच करता, तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता और वो अगले आधे घंटे के लिए किसी सोशल मीडिया रैबिट होल में खो जाता। जब उसे होश आता तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता। उसे लगता कि वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। एक दिन जब वो अपनी इसी उलझन में डूबा हुआ एक पुरानी लाइब्रेरी के पास वाली कैफे में बैठा था, उसकी मुलाकात मार्क से हुई। मार्क उससे उम्र में काफी बड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी के शोर को कंट्रोल करना सीख लिया हो। आर्यन ने बातों बातों में अपनी परेशानी जाहिर कर दी। उसने कहा, मार्क, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। मैं अपनी लिस्ट पूरी करने की कोशिश करता हूं, पर दिन खत्म हो जाता है और मेरी लिस्ट और लंबी हो जाती है। मार्क मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बहुत ही सहज अंदाज में बोले, आर्यन, तुम्हारी दिक्कत तुम्हारी लिस्ट नहीं है। तुम्हारी दिक्कत वो आजादी है जिसे तुम गलत समझ रहे हो। एक टू डू लिस्ट बस एक इच्छा है, वो कोई वादा नहीं है। वो तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना है, पर वो ये कभी नहीं बताती कि कब करना है। और जब कब तय नहीं होता तो हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान या सबसे डरावने काम के बीच झूलता रहता है। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, क्या मतलब? अगर मैं लिख रहा हूं कि मुझे काम करना है तो जाहिर है मैं उसे आज ही करूंगा। पर गहराई में वो जानता था कि मार्क सही कह रहे हैं। मार्क ने उसे एक पुरानी डायरी दिखाई जो असल में एक सिंपल कैलेंडर था। उन्होंने कहा, देखो, हम अपनी जिंदगी को एक खुले मैदान की तरह देखते हैं जहां हम कहीं भी भाग सकते हैं, पर असल में हमें छोटे छोटे कमरों की जरूरत होती है जिन्हें हम बॉक्सेस कह सकते हैं। एक ऐसा वक्त का डिब्बा जिसके अंदर सिर्फ एक चीज हो। जब तुम उस डिब्बे के अंदर हो तो बाहर की दुनिया का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। उसने सोचा कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुले मैदान में बीत रही है, जहां वो हर दिशा में भागने की कोशिश कर रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। मार्क की बातों में एक तरह का जादू था। कोई ऊंचा नीचा मोटिवेशन नहीं, बस एक सीधी सी सच्चाई। उन्होंने आर्यन को समझाया कि कैसे हम अक्सर मल्टीटास्किंग के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ 4 काम करके इंटेलिजेंट बन रहे हैं, पर असल में हम अपने दिमाग की एनर्जी को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं।
जिससे किसी भी काम में वो गहराई नहीं आ पाती जिसकी उसे जरूरत है। आर्यन ने घर जाकर अपनी उस लंबी लिस्ट को देखा। उसने महसूस किया कि वो लिस्ट उसे डरा रही थी, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं थी। उसने तय किया कि कल वो एक नया प्रयोग करेगा। वो अपनी जिंदगी के बिखरे हुए कामों को समेटकर उन्हें एक शक्ल देगा। उसने अपनी डायरी उठाई, पर इस बार उसने सिर्फ कामों के नाम नहीं लिखे। उसने घड़ी की सुइयों की तरफ देखा और पहली बार ये सोचने की कोशिश की कि ग्राफिक डिजाइन करने में उसे असल में कितना वक्त लगेगा। अब तक वो सोचता था कि पूरा दिन पड़ा है, पर मार्क ने उसे सिखाया था कि वक्त एक सीमित चीज है, एक हार्ड रियलिटी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने अपनी डायरी में एक छोटा सा डब्बा बनाया और उसके बगल में लिखा, सुबह के 10 बजे तो सुबह के 11 मिनट लोगो कॉन्सेप्ट, सिर्फ 90 मिनट। ये सुनते ही उसके अंदर के एक हिस्से को डर लगा। क्या सिर्फ 90 मिनट? अगर नहीं हुआ तो? पर दूसरे ही पल उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे अब पूरे दिन के बारे में नहीं सोचना था, उसे बस उन 90 मिनटों की जिम्मेदारी उठानी थी। उसने महसूस किया कि जब हम किसी काम को एक फिक्स्ड बाउंड्री दे देते हैं तो वो काम पहाड़ जैसा नहीं लगता, वो एक छोटे से रास्ते जैसा लगने लगता है जिसे पार करना मुमकिन है। उस रात आर्यन को नींद थोड़ी जल्दी आ गई। उसके दिमाग में वो शोर कम था जो रोज उसे सोने नहीं देता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी के उस बेतरतीब मलबे में से एक ईंट उठाई है और उसे सही जगह रख दिया है। उसे अपनी लिस्ट के उन 15 कामों का बोझ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके कैलेंडर के उन छोटे छोटे कमरों में इंतजार कर रहे थे। उसने महसूस किया कि सेरेनिटी यानी शांति का मतलब काम से भागना नहीं है, बल्कि काम के साथ एक सही रिश्ता बनाना है। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण उसकी खिड़की से अंदर आई तो आर्यन के पास एक प्लान था। वो प्लान कोई लोहे की जंजीर नहीं थी जो उसे बांधे, बल्कि एक ऐसा नक्शा था जो उसे भटकने से बचाने वाला था। उसने अपने फोन को एक तरफ रख दिया। नोटिफिकेशन की वो दुनिया जो हमेशा उसे अपनी तरफ खींचती थी, अब उसे थोड़ी कमजोर लगने लगी। उसने अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर गहरी सांस ली। उसका पहला बॉक्स शुरू होने वाला था। उसे लगा कि शायद पहली बार वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना है, वरना अब तक तो वो बस पीछे की सीट पर बैठकर ये तमाशा देख रहा था कि वक्त उसे कहां ले जा रहा है। ये एहसास कि आप अपने समय के मालिक हैं, चाहे वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही क्यों न हो, एक बहुत बड़ी ताकत है। आर्यन को समझ आने लगा था कि महान काम करने के लिए महान इरादों के नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों को संभालने की जरूरत होती है जो अक्सर हमारी लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और उस 90 मिनट के डिब्बे में पूरी तरह उतर जाने का फैसला किया, जहां सिर्फ वो था और उसका काम। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि रात को क्या होगा या कल क्या होगा। उसका पूरा ब्रह्मांड अब उस एक छोटे से समय के टुकड़े में सिमट गया था, और यही उसकी पहली जीत थी। जब वो 90 मिनट का पहला बॉक्स खत्म हुआ तो आर्यन को एक ऐसी जीत महसूस हुई जो उसने महीनों से अनुभव नहीं की थी। वो लोगो डिजाइन का काम जो हफ्तों से उसके दिमाग के एक कोने में धूल खा रहा था, अब अपनी एक शक्ल ले चुका था। पर जैसे ही उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, उसकी नजर पास पड़े उस पुराने रजिस्टर पर गई जहां उसकी टू डू लिस्ट लिखी थी। अचानक वो पुरानी घबराहट फिर से लौट आई। उस लिस्ट में अभी भी 14 काम बचे थे। उसे लगा सिर्फ एक काम ही तो हुआ है, बाकी का पहाड़ तो अभी भी वैसे ही खड़ा है। यहीं पर हम अक्सर मात खा जाते हैं। हमें लगता है कि हमने एक छोटा सा कदम उठाया है, पर मंजिल तो अभी भी मीलों दूर है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन 14 कामों को अपने दिन के बचे हुए घंटों में कैसे फिट करे। तभी उसे मार्क की वो बात याद आई, लिस्ट को सिर्फ देखो मत, उसे कैलेंडर के सांचे में ढालो। शाम को जब वो पार्क में मार्क से मिला तो उसके चेहरे पर वो उलझन साफ दिख रही थी।
मार्क एक बेंच पर चुपचाप बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, मार्क, वो 90 मिनट तो जादुई थे। मैंने सच में काम किया, पर उसके बाद जब मैंने अपनी लिस्ट देखी तो मुझे लगा कि मैं कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस काम को कितना वक्त दूं और किसे पहले करूं। मार्क ने अपनी नजरें सूरज से हटाकर आर्यन की तरफ की और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम अभी भी अपनी लिस्ट के कैदी हो। असल में टू डू लिस्ट और कैलेंडर के बीच एक गहरा अंतर होता है। लिस्ट तुम्हें बताती है कि तुम्हारे पास क्या क्या है, जैसे किसी स्टोर का इन्वेंट्री रूम, पर कैलेंडर वो जगह है जहां तुम उन चीजों को इस्तेमाल करते हो। तुम्हें अपने हर काम को एक घर देना होगा, यानी बॉक्स मेकिंग करनी होगी। और याद रखना, अगर वो तुम्हारे कैलेंडर में नहीं है तो वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मार्क ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लकीरें खींची। उन्होंने समझाया कि बॉक्सिंग की शुरुआत उन चीजों से होती है जो फिक्स्ड। आर्यन, तुम्हारे दिन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो टल नहीं सकती, जैसे तुम्हारा खाना, तुम्हारी नींद, या शायद वो वक्त जब तुम अपनी मां से बात करते हो। सबसे पहले इन्हें अपने कैलेंडर में जगह दो। ये तुम्हारी जमीन है। इसके बाद जो खाली जगह बचती है वहां अपने कामों को सजाओ। आर्यन ने सोचा कि वो तो हमेशा उल्टा करता था। वो पहले काम करने की कोशिश करता था और फिर जो थोड़ा बहुत वक्त बचता उसमें अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता। यही वजह थी कि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी उसके काम के पीछे भाग रही है। मार्क की बातों से उसे ये समझ आया कि समय को मैनेज करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक मर्यादा, एक बाउंड्री देने के बारे में है। मार्क ने आगे बताया कि किसी भी बॉक्स का साइज तय करना एक कला है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि कोई काम आधे घंटे में हो जाएगा, पर वो 2 घंटे ले लेगा। इसे प्लानिंग फैल कहते हैं। हम अक्सर खुद को सुपरमैन समझते हैं, पर धीरे धीरे तुम्हें अपनी रफ्तार का अंदाजा होने लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि एक प्रेजेंटेशन बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो उसे 1.5 घंटे का बॉक्स दो। वो जो एक्स्ट्रा 30 मिनट है वो तुम्हारा बफर है, जो तुम्हें तनाव से बचाएंगे। आर्यन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि उसका स्ट्रेस काम की वजह से नहीं था, बल्कि उस गलत अंदाजे की वजह से था जो वो हर रोज लगाता था। वो खुद को बहुत ज्यादा काम देने की गलती कर रहा था और फिर उसे पूरा न कर पाने पर खुद को कोसता था। मार्क ने उसे सिखाया कि एक छोटा सा बॉक्स जो पूरी तरह से भरा हुआ हो, उस बड़े खाली दिन से कहीं बेहतर है जहां आप बस भटकते रहते हैं। आर्यन ने घर आकर अपने कैलेंडर को फिर से देखा। इस बार उसने सिर्फ काम नहीं लिखे, उसने सुबह की चाय के लिए 15 मिनट का एक बॉक्स बनाया। उसने अपने क्लाइंट्स को जवाब देने के लिए 40 मिनट का एक अलग बॉक्स रखा। उसने महसूस किया कि जब वो बॉक्स ऑर्डरिंग कर रहा था तो उसे अपनी प्राथमिकताओं का पता चल रहा था। क्या वो जरूरी ईमेल सुबह भेजने चाहिए या दोपहर में? उसने सोचा कि सुबह उसका दिमाग सबसे ज्यादा ताजा रहता है, इसलिए उसने अपने सबसे क्रिएटिव कामों को सुबह के शुरुआती घंटों में जगह दी। ये एक पहेली सुलझाने जैसा था। उसे मजा आने लगा था। अब वो अपनी जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रवाह में देख पा रहा था। उसे लगा कि जैसे उसने अपने बिखरे हुए घर को साफ कर दिया हो और अब उसे पता हो कि कौन सी चीज कहां रखी है। लेकिन एक डर अभी भी था। अगर बीच में कोई नया काम आ गया तो? अगर किसी का फोन आ गया तो? मार्क ने उससे कहा था कि दुनिया हमेशा तुम्हारे बॉक्स तोड़ने की कोशिश करेगी। कोई दोस्त अचानक मिलने आ जाएगा, कोई क्लाइंट इमरजेंसी बताकर नया काम दे देगा। पर मार्क का मंत्र साफ था, डिसाइड करो कि तुम क्या छोड़ोगे। अगर आप एक नया बॉक्स बना रहे हैं तो आपको पुराने किसी बॉक्स को हटाना या छोटा करना होगा। ये एक सौदेबाजी है। हम समय के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आर्यन को यह एहसास हुआ कि अब तक वो इसी भ्रम में जी रहा था कि वो वक्त को स्ट्रेच कर सकता है।
उसने अपनी डायरी में लिखा, वक्त रबड़ नहीं है, वो पत्थर है। आप उसे मोड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। उस रात जब आर्यन बिस्तर पर लेटा तो उसने अपनी टू डू लिस्ट को नहीं देखा। उसने अपने कल के कैलेंडर को देखा। उसे पता था कि कल सुबह 9 बजे उसे क्या करना है, 11 बजे वो कहाँ होगा और शाम को 5 बजे उसका काम खत्म हो चुका होगा। इस स्पष्टता ने उसके मन के उस शोर को शांत कर दिया जो उसे अक्सर रात भर जगाए रखता था। उसे लगा कि जैसे उसने अपनी जिंदगी की लगाम वापस अपने हाथों में ले ली है। अब वो वक्त का शिकार नहीं था, बल्कि उसका वास्तुकार बन रहा था। ये बदलाव रातों रात नहीं आया था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि आजादी की चाबी है। वो बॉक्सिंग की इस दुनिया में नया था, पर उसे ये एहसास हो चुका था कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। उसने महसूस किया कि जब हम अपने समय को सम्मान देते हैं तो समय भी हमें वो शांति देता है जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं। अंधेरे कमरे में लेटे हुए उसे अपनी घड़ी की टिक टिक अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक रिदम की तरह लग रही थी जिसके साथ उसे अब ताल मिलाना आ गया था। अगली सुबह जब उसका अलार्म बजा तो वो हड़बड़ी में नहीं उठा। उसने अपने कैलेंडर के पहले बॉक्स को देखा, 15 मिनट की स्ट्रेचिंग और ध्यान। पहले उसे लगता था कि ये सब वक्त की बर्बादी है, पर अब उसे पता था कि ये बॉक्स उसे अगले 4 घंटों के गहरे काम के लिए तैयार करेगा। उसने महसूस किया कि वक्त को बॉक्स करना दरअसल उसे कैद करना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित करना है ताकि वो फिजूल की चीजों में जाया ना हो। जब वो अपनी चाय पी रहा था तो उसने देखा कि कैसे उसका मन बार बार उसे फोन चेक करने के लिए उकसा रहा था, पर उसने खुद से कहा, नहीं, ईमेल का बॉक्स दोपहर 2 बजे है, अभी सिर्फ चाय और ये सुबह की शांति है। ये छोटी सी जीत उसे एक अजीब सा पावर महसूस करा रही थी। उसे लगा कि वो अब अपनी आदतों का गुलाम नहीं रहा। उसने उस पल को पूरी तरह जिया, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। यही तो मार्क समझाना चाहते थे कि जब आप एक चीज कर रहे हो तो सिर्फ वही एक चीज मायने रखनी चाहिए, बाकी सब कुछ उस बॉक्स के बाहर का शोर है जिसे आपको चुप करना सीखना होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी खिड़की के बाहर देखा। आज का दिन उसे एक कोरे कागज की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर नक्शे की तरह लग रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आर्यन को महसूस हुआ कि असली चुनौती कैलेंडर बनाना नहीं, बल्कि उस कैलेंडर के अंदर रहना। एक दोपहर जब वो अपने सबसे जरूरी डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसके फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठी। एक पुराना दोस्त जिससे महीनों से बात नहीं हुई थी, उसे मैसेज कर रहा था। आर्यन के दिमाग के एक कोने ने कहा, अरे बस 2 मिनट लगेंगे, रिप्लाई कर देता हूं। पर दूसरे ही पल उसे मार्क की वो बात याद आई, हर छोटा दखल तुम्हारे उस एकाग्रता के बुलबुले को फोड़ देता है जिसे बनाने में तुम्हें 20 मिनट लगे थे। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, पर उसका मन अब उस काम में नहीं था। वो बार बार उस बंद पड़े फोन की तरफ देख रहा था। ये जो छट्टाहट थी, ये जो डिजिटल खिंचाव था, यही वो असली लड़ाई थी जो उसे रोज लड़नी थी। उसे समझ आया कि टाइम बॉक्सिंग सिर्फ वक्त बांटने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की एक कसरत है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम अपने दिमाग के इंजन को बार बार बंद करके चालू कर रहे होते हैं, जिससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है और गाड़ी वही की वही खड़ी रहती है। शाम को वो मार्क के साथ अपनी बालकनी में बैठा था, जहां से दूर शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी। आर्यन ने अपनी इस मुश्किल के बारे में बताया कि कैसे एक छोटा सा नोटिफिकेशन उसके पूरे बॉक्स को तहस नहस कर देता है। मार्क ने उसकी तरफ देखा और बड़े आराम से बोले, आर्यन, हमारा दिमाग उस खरगोश की तरह है जिसे हर चमकती चीज के पीछे भागना पसंद है। इन छोटी छोटी चीजों को हम रैबिट होल्स यानी खरगोश के बिल कह सकते हैं।
एक बार तुम उस बिल में घुसे तो तुम कहां निकलोगे और तुम्हारा कितना वक्त जाया होगा, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को एक कमरे में बंद कर लो। इसका मतलब है कि तुम उस काम के साथ एक हो जाओ। उन्होंने समझाया कि जब हम एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज करते हैं तो हमारे अंदर एक फ्लो पैदा होता है, एक ऐसी गहराई जहां वक्त का पता ही नहीं चलता। और उस गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उन सभी दरवाजों को बंद करना होगा जो हमें बाहर खींचते हैं। आर्यन को लगा कि वो अब तक सिर्फ सतह पर तैर रहा था। उसने कभी डूबने की कोशिश ही नहीं की थी। आर्यन ने अब एक नई तकनीक अपनाई। उसने अपने कैलेंडर में डीप वर्क वाले बॉक्स के दौरान अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे वो दुनिया से कट गया हो, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली हो और वो उसे मिस कर देगा। पर धीरे धीरे वो बेचैनी कम होने लगी। उसने महसूस किया कि जिस इमरजेंसी से वो डर रहा था वो ज्यादातर उसके दिमाग की पैदावार थी। जब वो उस 90 मिनट के डिब्बे में पूरी तरह डूबा होता तो उसे वो पुरानी वाली थकावट महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस होती थी। उसे समझ आया कि थकान काम करने से नहीं, बल्कि काम को टालने और उसके बारे में चिंता करने से होती है। जब आप उस बॉक्स के अंदर होते हैं तो आपको यह फैसला नहीं करना होता कि क्या करना है, आप बस करते हैं। ये डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब उसकी ऊर्जा उन फैसलों में बर्बाद नहीं हो रही थी, बल्कि उस काम को बेहतर बनाने में लग रही थी। एक दिन जब वो अपने एक पुराने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, उसने एक और चीज नोटिस की। वो क्लाइंट अक्सर बीच में ही नए बदलाव बता देता था, जिससे आर्यन का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता था। पहले आर्यन इस बात से बहुत चिढ़ता था और उसका पूरा दिन खराब हो जाता था, पर अब उसके पास एक हथियार था। उसने अपने कैलेंडर में एक छोटा सा बॉक्स रखा जिसे उसने रिएक्टिव मोड का नाम दिया। ये वो वक्त था जब वो अनचाहे कॉल्स, अचानक आए बदलावों और उन छोटी छोटी चीजों के लिए तैयार रहता था जो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे समझ आया कि जिंदगी कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती, हमेशा कुछ न कुछ अनपेक्षित होगा ही। पर अगर आपके पास उस अनपेक्षित के लिए भी एक जगह है तो वो आपको परेशान नहीं करता। मार्क ने उसे सिखाया था कि हमें पत्थर की तरह सख्त नहीं, बल्कि पानी की तरह लचीला बनना चाहिए, जो अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों के साथ बहना जानता हो। धीरे धीरे आर्यन की कार्यक्षमता बढ़ने लगी। वो जो काम पहले 3 दिनों में करता था, अब वो 2.5 दिन में ही खत्म होने लगा था। पर असली बदलाव उसके काम में नहीं, उसकी मानसिक स्थिति में आया था। वो अब शाम को काम खत्म करने के बाद गिल्ट फ्री था। पहले जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाता था तो उसके दिमाग में वो अधूरे काम घूमते रहते थे। वो वहां होकर भी वहां नहीं होता था। पर अब जब उसका काम का बॉक्स बंद हो जाता तो वो सच में आजाद होता। उसने महसूस किया कि इंटेंशनल लाइफ यानी इरादे के साथ जीना क्या होता है। जब वो खाना खाता तो वो सिर्फ खाना खाता, जब वो सोता तो वो सिर्फ सोता। ये मोनोटास्किंग का जादू था। उसे लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी के हर पल को अब जाया नहीं कर रहा, बल्कि उसे सहेज रहा है। मार्क अक्सर कहते थे कि हमारा वक्त ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और हम उसे बिना सोचे समझे किसी को भी नहीं दे सकते। आर्यन अब अपने वक्त का एक जिम्मेदार रखवाला बन गया था। एक दिन पार्क में टहलते हुए आर्यन ने मार्क से पूछा, मार्क, कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कहीं एक मशीन तो नहीं बन रहा हूं। हर चीज के लिए एक डब्बा, हर मिनट का हिसाब। क्या इससे मेरी रचनात्मकता खत्म नहीं हो जाएगी? मार्क जोर से हंसे और बोले, आर्यन, अनुशासन और रचनात्मकता दुश्मन नहीं है, बल्कि वो सबसे अच्छे दोस्त है। एक नदी तभी बह सकती है जब उसके पास 2 किनारे हों। बिना किनारों के वो नदी नहीं, सिर्फ एक दलदल बन जाएगी। ये बॉक्स वो किनारे हैं जो तुम्हारी रचनात्मकता को एक दिशा देते हैं,
जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई से सोचता है। सीमाएं हमें आजादी देती है, उन्हें बोझ मत समझो। आर्यन को यह बात समझ आई। उसने देखा कि कैसे दबाव में वो बेहतर आइडिया सोच पाता था। जब उसके पास पूरा दिन होता था तो वो सिर्फ आलस करता था, पर जब उसके पास एक निश्चित समय सीमा होती तो उसका दिमाग एक शिकारी की तरह काम करने लगता। उसने महसूस किया कि वो अब अपनी जिंदगी के एजेंसी यानी अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहा है। अब वो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं था। उसे समझ आ गया था कि शिपिंग यानी काम को पूरा करके दुनिया के सामने लाना ही असली जीत है। हम अक्सर पूर्णता यानी परफेक्शन के चक्कर में काम को लटकाते रहते हैं, पर टाइम बॉक्सिंग हमें सिखाती है कि वक्त खत्म होने पर हमें उस काम को शिप करना ही होगा। जैसा भी है, जहां भी है, ये उसे और भी विनम्र बना रहा था। उसने सीखा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अगले बॉक्स में उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उसकी जिंदगी अब एक बोझिल दौड़ नहीं थी, बल्कि एक लयबद्ध नृत्य की तरह बन गई थी, जहां हर कदम उसे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली आजादी वो नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि असली आजादी वो है कि जो आपने तय किया है उसे आप पूरी निष्ठा के साथ कर सकें। आर्यन ने लंबी सांस ली और अपनी डायरी की तरफ देखा। अगला बॉक्स उसका पसंदीदा था, बिना किसी वजह के बस शांत बैठना। और उसे पता था कि वो उस वक्त का भी उतना ही सम्मान करेगा जितना उसने अपने काम के वक्त का किया था। कुछ हफ्तों बाद की बात है। एक सुबह आर्यन अपने उसी पुराने कॉर्नर वाले कैफे में बैठा था, जहां उसकी पहली बार मार्क से मुलाकात हुई थी। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला था, पर आज न तो 30 स्टेप्स खुले थे और न ही वो पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां मार रहा था। आज उसके सामने एक ही फाइल खुली थी और उसके बगल में उसकी डायरी, जिसमें उसका सुबह के 9 बजे से सुबह के 11 बजे वाला डीप वर्क बॉक्स अब खत्म होने वाला था। पर एक चीज उसे अभी भी परेशान कर रही थी। वो उस लोगों के शेड को बार बार बदल रहा था। कभी उसे नीला थोड़ा हल्का लगता तो कभी गहरा। उसे पता था कि काम हो चुका है, पर उसका मन कह रहा था बस थोड़ा और, शायद ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। ये परफेक्शनिज्म का भूत है ना, ये बहुत ही चालाक दुश्मन है। ये हमें लगता है कि हम अपनी कला को निखार रहे हैं, पर असल में हम डर रहे होते हैं। हम डरते हैं कि जब हम इस काम को शिप करेंगे यानी दुनिया को दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मार्क वही पीछे वाली टेबल पर अपनी कॉफी का आनंद ले रहे थे। उन्होंने आर्यन के चेहरे की वो बेचैनी भांप ली। वो उठकर आए और आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आर्यन, वक्त का डिब्बा सिर्फ काम शुरू करने के लिए नहीं होता, वो काम को खत्म करने के लिए भी होता है। परफेक्शन एक अनंत कुआं है, उसमें तुम जितना गिरोगे उतना ही गहरे धंसते जाओगे। टाइम बॉक्सिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये तुम्हें नो कहना सिखाती है, सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद के उन बेमतलब के ख्यालों को भी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आर्यन ने लंबी सांस ली और बोला, पर मार्क, अगर मैं इसे थोड़ा और बेहतर बना सकता हूं तो क्या मुझे नहीं बनाना चाहिए? मार्क मुस्कुराए और कहा, बेहतर की कोई सीमा नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी की सीमा है। जब तुम एक बॉक्स के अंदर होते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत उस वक्त के अंदर ही झोंकनी होती है। जब बॉक्स खत्म तो समझो काम खत्म। इसे शिप करना सीखो। अधूरा काम जो बाहर आ गया है वो उस परफेक्ट काम से कहीं बेहतर है जो कभी तुम्हारी फाइलों से बाहर ही नहीं निकला। आर्यन को यह बात एक बिजली के झटके की तरह लगी। उसने महसूस किया कि वो अब तक क्वालिटी के नाम पर सिर्फ अपने डर को पाल रहा था। उसने तय किया कि जैसे ही उसकी घड़ी में 11 बजेंगे वो उस फाइल को सेव करेगा और क्लाइंट को ईमेल कर देगा, चाहे उसका मन कुछ भी कहे। और जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उसने वो सेंड बटन दबाया,
उसे एक ऐसी आजादी महसूस हुई जैसे उसके कंधों से कई किलो का बोझ उतर गया हो। ये आजादी थी पूरा करने की। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि मेहनत करते रहो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि रुकना कब है। टाइम बॉक्सिंग हमें वो स्टॉप बटन देती है। मार्क ने समझाया कि जब हम अपने कैलेंडर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है। इसे ट्रस्ट कहते हैं। अब आर्यन को ये चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि क्या उसने काफी मेहनत की है, क्योंकि उसके कैलेंडर ने गवाही दे दी थी कि उसने अपने तय किए हुए 2 घंटे पूरी ईमानदारी से दिए हैं। उस दिन दोपहर में आर्यन को एक और बड़ा सबक मिला। उसके एक बहुत पुराने क्लाइंट का फोन आया जो हमेशा अपनी डिमांड्स को लेकर बहुत जोर देते थे। वो चाहते थे कि आर्यन अभी के अभी उनके पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव कर दे। पहले आर्यन ऐसे कॉल से घबरा जाता था। वो अपना सारा काम छोड़कर उनके पीछे लग जाता और फिर रात भर जागकर अपना बाकी काम पूरा करता। पर आज उसने कुछ अलग किया। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, पर आज मेरा शेड्यूल पैक है। कल दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मेरा एक स्लॉट खाली है, मैं उसे आपके लिए बुक कर देता हूं। क्लाइंट पहले तो थोड़ा हैरान हुए, पर फिर उन्होंने बड़े आराम से कहा, ठीक है, कल 3 बजे बात करते हैं। आर्यन अपनी ही आवाज सुनकर हैरान था। उसने महसूस किया कि जब हम अपने वक्त की कद्र करते हैं तो दुनिया भी हमारे वक्त की कद्र करने लगती है। ये कोलैबोरेशन का एक नया तरीका था। उसे समझ आया कि नहीं कहना कोई बदतमीजी नहीं है, बल्कि ये अपनी और दूसरों की प्रोडक्टिविटी का सम्मान करना है। मार्क ने उसे एक शाम वॉक पर चलते हुए बताया कि कैसे ये छोटे छोटे बॉक्स हमारी थिंकिंग स्मार्टर यानी समझदारी से सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, आर्यन, जब तुम्हारे पास सीमित वक्त होता है तो तुम्हारा दिमाग कचरे को हटाकर सिर्फ काम की चीजों पर फोकस करना सीख जाता है। ये सादगी यानी सिंप्लिसिटी की ताकत है। हम अपनी जिंदगी को बहुत जटिल बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा चीजें करना ही सफलता है, पर असल में एक वक्त पर एक चीज करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आर्यन ने देखा कि कैसे उसका घर, उसका काम करने का मेज और यहां तक कि उसके विचार भी अब धीरे धीरे साफ और व्यवस्थित होने लगे थे। वो अब इंटेंशनल लाइफ जी रहा था, जहां हर मिनट का एक मकसद था। रात को जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तो उसने सोचा कि वक्त को संभालना दरअसल खुद को संभालना है। हम अक्सर वक्त को दुश्मन समझते हैं जो हमें बूढ़ा बना रहा है, जो कम होता जा रहा है, पर अगर हम उसे एक दोस्त की तरह देखें जो हमें अनुशासन और शांति का रास्ता दिखाता है तो सब कुछ बदल जाता है। आर्यन को अब वो पुरानी ओवरवेल्म वाली भावना नहीं सताती थी। उसे पता था कि चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, उसे बस अपना अगला बॉक्स पूरी ईमानदारी से जीना है। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब कोई बिखरी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सुंदर कविता की तरह तालबद्ध हो गई है। उसने अपने मन की आवाज सुनी जो कह रही थी कि असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि ठहर कर ये तय करने में है कि अगला कदम कहां रखना है। उसने अपनी डायरी में एक नया शब्द लिखा, एजेंसी। इसका मतलब था अपनी जिंदगी का मालिक खुद होना। अब परिस्थितियां उसे नहीं चला रही थी, वो अपनी परिस्थितियों को दिशा दे रहा था। ये सब उन छोटे छोटे बक्सों की वजह से हुआ था जिन्होंने उसे सिखाया कि वक्त जाया करने के लिए नहीं, बल्कि सहेजने के लिए होता है। आर्यन मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि कल की सुबह फिर से एक नया अवसर लेकर आएगी, जहां वो अपने वक्त के साथ एक नया रिश्ता निभाएगा। उसने अपनी लाइट बंद की और एक गहरी, सुकून भरी नींद में चला गया, ये जानते हुए कि उसका कल पहले से ही उसके कैलेंडर में सुरक्षित है। और यही तो वो शांति थी जिसकी तलाश में वो सालों से भटक रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब आप एक चीज को पूरी तरह से करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि आप उस पल में पूरी तरह से होते हैं। और यही जीवन का असली अर्थ है, मौजूद रहना, सजग रहना और हर पल को उसकी पूरी गरिमा के साथ जीना। धीरे धीरे आर्यन को समझ आने लगा
कि उसकी ये नई आदतें सिर्फ काम खत्म करने का जरिया नहीं थी, बल्कि ये उसकी पहचान बन रही थी। अब वो इंसान नहीं था जो सुबह उठते ही चिंताओं के ढेर में दब जाता था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसके पास हर चीज के लिए एक साफ जगह थी। पर एक शनिवार की सुबह उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन उसका कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं थी। उसने सोचा था कि आज वो बस रिलैक्स करेगा। पर अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसके पास खाली वक्त आया, उसका दिमाग फिर से उसी पुराने शोर से भर गया। उसे लगने लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, शायद कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, या घर की सफाई करनी चाहिए, या कम से कम अपनी ईमेल्स ही चेक कर लेनी चाहिए। ये जो खालीपन का डर है, ये ओवरवेल्म से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम पीछे छूट रहे हैं। शाम को जब वो मार्क के साथ अपनी रोज की वॉक पर निकला तो उसने यही बात उनके सामने रखी। उसने कहा, मार्क, जब काम होता है तब तो मैं बॉक्स बना लेता हूं, पर जब वक्त खाली होता है तो मेरा मन मुझे कचोटने लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपना समय जाया कर रहा हूं। क्या रिलैक्सेशन के लिए भी कोई बॉक्स हो सकता है? मार्क सड़क के किनारे खिले एक फूल को गौर से देख रहे थे। वो रुके और बोले, आर्यन, हम अपनी जिंदगी को सिर्फ एक प्रोडक्शन मशीन की तरह देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हर मिनट का कोई आर्थिक या करियर से जुड़ा फायदा होना चाहिए, पर असल में रेस्ट यानी आराम करना भी एक काम है, और शायद सबसे जरूरी काम है। अगर तुम अपने आराम को कैलेंडर में जगह नहीं दोगे तो तुम्हारा मन हमेशा गिल्ट यानी अपराध बोध से भरा रहेगा। जब तुम रेस्ट का बॉक्स बनाते हो तो तुम खुद को ये इजाजत देते हो कि इस वक्त में कुछ न करना ही तुम्हारी सफलता है। मार्क की ये बात आर्यन के लिए बिल्कुल नई थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आराम करना भी एक कमिटमेंट हो सकता है। मार्क ने समझाया कि सिंप्लिसिटी यानी सादगी का मतलब सिर्फ कम चीजें करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को पूरी शिद्दत से करना है जो हमारे लिए मायने रखती है। उन्होंने कहा, आर्यन, वन थिंग का सिद्धांत सिर्फ काम पर लागू नहीं होता। जब तुम अपने दोस्त से मिल रहे हो तो सिर्फ उससे मिलो, जब तुम सो रहे हो तो सिर्फ सो। ये जो हम हर वक्त अपने दिमाग में अगले काम की खिचड़ी पकाते रहते हैं, यही हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। अपनी इंटेंशनल लाइफ में आराम के बक्से उतने ही मजबूत होने चाहिए जितने तुम्हारे काम के बक्से। आर्यन को समझ आया कि वो अब तक आराम को सिर्फ काम के बीच का एक गैप समझ रहा था, जबकि वो असल में उसकी बैटरी को रिचार्ज करने का पावर स्टेशन था। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने अपनी बॉक्स मेकिंग की कला को एक पायदान ऊपर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने कैलेंडर में स्लिप यानी नींद के लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनाया। उसने गौर किया कि जब वो अपनी नींद को एक फिक्स टाइम देता है तो उसकी सुबह की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। उसने डिजिटल डिटॉक्स का एक छोटा सा बॉक्स हर शाम के लिए रखा। शुरू में उसका मन बार बार उन रैबिट होल्स की तरफ भागता था। वो सोशल मीडिया के अंतहीन गड्ढे जहां वक्त का पता ही नहीं चलता। पर उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने कैलेंडर के साथ ट्रस्ट यानी भरोसे का रिश्ता निभाएगा। उसने महसूस किया कि जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि अभी ये नहीं करना है, तो आपके दिमाग को वो फैसला लेने की बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे ही डिसीजन फ्रीडम कहते हैं। एक रात जब वो अपनी पुरानी टू डू लिस्ट के कागजात रद्दी में डाल रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने साल भर पहले के अपने सपने लिखे थे। वो पढ़कर उसे हंसी आ गई। उस वक्त वो कितना कुछ एक साथ करना चाहता था और अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। अब उसके पास भले ही कम चीजें थी, पर वो सब ठोस थी। उसने सीखा कि एजेंसी का असली मतलब है ये चुनाव करना कि आप क्या नहीं करेंगे। मार्क अक्सर कहते थे कि एक समझदार इंसान वो नहीं है जो सब कुछ कर ले, बल्कि वो है जिसे पता हो कि उसे किस चीज को छोड़ देना है। आर्यन के लिए ये एक बहुत बड़ी सैनिटी यानी शांति की बात थी।
उसे अब इस बात का दुख नहीं होता था कि वो दुनिया की हर किताब नहीं पढ़ सकता या हर पार्टी में नहीं जा सकता। उसे इस बात की खुशी थी कि वो जिस भी बॉक्स में है वो वहां पूरी तरह मौजूद है। इसी बीच उसके काम में एक बड़ी चुनौती आई। एक इंटरनेशनल क्लाइंट ने उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया जिसकी डेडलाइन बहुत कम थी। पहले वाला आर्यन इस मौके को देखते ही हाँ कह देता और फिर अगले 15 दिन अपनी नींद और चैन कुर्बान कर देता। पर इस बार आर्यन ने शांत दिमाग से सोचा। उसने अपने कैलेंडर को खोला और देखा कि क्या उसके पास उस प्रोजेक्ट के लिए बॉक्स बनाने की जगह है। उसने हिसाब लगाया और पाया कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को लेता है तो उसे अपनी नींद और अपने उस सेल्फ केयर वाले वक्त से समझौता करना होगा। उसने बहुत ही शालीनता के साथ उस क्लाइंट को मना कर दिया। उसे लगा था कि शायद उसे बुरा लगेगा, पर उसके उलट उसे एक बहुत बड़ी जीत महसूस हुई। उसने अपने वक्त को किसी बड़ी रकम के बदले नहीं बेचा। ये उसकी फ्रीडम थी। ये उसकी अपनी जिंदगी पर उसकी अपनी पकड़ थी। मार्क जब उससे अगले दिन मिले तो उन्होंने आर्यन की आंखों में वो चमक देखी। उन्होंने कहा, आज तुम एक मास्टर की तरह लग रहे हो आर्यन। टाइम बॉक्सिंग सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हम अमर नहीं हैं, हमारा वक्त सीमित है और इसीलिए वो बेहद कीमती है। जब तुम किसी चीज को ना कहते हो तो तुम असल में अपनी उन चीजों को हाँ कह रहे होते हो जो तुम्हारे लिए सच में कीमती है। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो तेज भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो सही दिशा में कदम बढ़ा रहा था। उसे समझ आया कि फ्लो का मतलब सिर्फ काम में डूबना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की लय के साथ बहना है। उस रात आर्यन ने अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखा। उसने कोई अलार्म नहीं लगाया, कोई लिस्ट नहीं बनाई। उसने बस अपने अगले दिन के उन छोटे छोटे बक्सों को एक बार मन में याद किया और मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि कल चाहे कैसा भी हो वो उसे संभाल लेगा, क्योंकि उसने अब वक्त को अपना गुलाम बनाने की कोशिश छोड़ दी थी और उसे अपना साथी बना लिया था। उसे एहसास हुआ कि असली प्रोडक्टिविटी वो नहीं है कि आपने कितने काम निपटाए, बल्कि ये है कि आपने उन कामों को कितनी शांति और सजगता के साथ किया। उसके अंदर का वो पुराना ओवरवेल्म अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी स्थिर सैनिटी ने ले ली थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक बहुत पुराने जंजीर से आजाद हो गया हो। अब उसकी जिंदगी के हर पल में एक मकसद था, एक इरादा था, और यही वो इंटेंशनल लाइफ थी जिसका जिक्र मार्क हमेशा करते थे। आर्यन ने चैन की सांस ली, ये जानते हुए कि वो अब सही रास्ते पर है, जहां हर बॉक्स उसे खुद के और करीब ले जा रहा था। महीनों बाद की एक सुनहरी शाम थी, जब आर्यन अपनी बालकनी में बैठा था और शहर की रफ्तार को देख रहा था। उसे याद आया कि कैसे कुछ समय पहले तक वो भी इसी रफ्तार का हिस्सा था, जहां हर कोई भाग रहा था पर किसी को यह नहीं पता था कि जाना कहां है। अब उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही थी। उसके मेज पर रखी वो डायरी, जो कभी उसके तनाव का कारण हुआ करती थी, अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि टाइम बॉक्सिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस एक बार करते हैं और भूल जाते हैं, बल्कि ये एक हैबिट यानी एक आदत है जो धीरे धीरे आपके खून में रच बस जाती है। उसे अब जोर नहीं लगाना पड़ता था। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही अपने वक्त को संभालना अब उसके लिए स्वाभाविक हो गया था। उसे समझ आया कि असली मास्टरी तब आती है जब आपको ये एहसास होने लगे कि वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको जीतना है, बल्कि वक्त तो वो हायर पावर है जिसके साथ आपको तालमेल बिठाना है। जब आप समय का सम्मान करते हैं तो समय आपको वो उपहार देता है जिसे हम सेरेनिटी यानी मानसिक शांति कहते हैं। उस दिन मार्क उससे विदा लेने आए थे। वो शहर छोड़ रहे थे, पर उनकी दी हुई सीख आर्यन के पास हमेशा के लिए रहने वाली थी।
मार्क ने उससे कहा था, आर्यन, याद रखना कि ये कैलेंडर कोई जंजीर नहीं है। ये तो एक खुला आसमान है जहां तुम उड़ना सीख गए हो। लोग कहेंगे कि तुम बहुत अनुशासित हो गए हो, शायद थोड़े बोरिंग भी, पर सिर्फ तुम जानते हो कि असली फ्रीडम क्या है। वो इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता जो अपने ही मन की लहरों पर बहता रहता है। असली आजाद वो है जो ये तय करता है कि वो किस लहर पर सवार होगा। आर्यन ने मार्क की बातों को बहुत गहराई से महसूस किया। उसने देखा कि कैसे इन छोटे छोटे बॉक्सों ने उसकी जिंदगी के हर कोने को रोशन कर दिया था। अब उसके पास अपने काम के लिए वक्त था, अपने परिवार के लिए वक्त था, और सबसे जरूरी खुद के लिए वक्त था। उसे अब उस ओवरवेल्म वाले राक्षस से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने वश में कर लिया था। आर्यन ने एक चीज गौर की थी कि जैसे जैसे उसने वन थिंग यानी एक वक्त पर एक काम करने के सिद्धांत को अपनाया, उसकी सोच में एक अद्भुत साफ सफाई आ गई। इसे मार्क थिंकिंग स्मार्टर कहते थे। जब आपका दिमाग 20 चीजों के बीच नहीं झूलता तो वो उस एक चीज की गहराई में उतर जाता है जहां असली हीरे मिलते हैं। उसके डिजाइन्स अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि उनमें सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं थी, उनमें उसका पूरा फोकस समाया हुआ था। उसे समझ आया कि सिंप्लिसिटी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। हम अक्सर जटिलताओं के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें सादगी से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर चीजें आसान हैं तो वो कीमती नहीं है। पर आर्यन को अब पता था कि 1 घंटे का डीप वर्क उस पूरे दिन की भागदौड़ से कहीं ज्यादा कीमती है, जहां आप बस खुद को व्यस्त दिखाने का नाटक करते हैं। इस पूरे सफर में आर्यन ने ट्रस्ट यानी भरोसे की अहमियत सीखी थी। पहले वो अपने ही फैसलों पर शक करता था। अगर उसने तय किया कि वो 1 घंटा पढ़ेगा तो 10 मिनट बाद ही उसे लगता था कि शायद उसे कुछ और करना चाहिए। पर अब उसने अपने कैलेंडर पर भरोसा करना सीख लिया था। अगर उसके कैलेंडर ने कहा है कि ये वक्त आराम का है तो वो पूरी निष्ठा के साथ आराम करता था। उसे अब खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। ये जो इंटरनल पीस थी, ये किसी मेडल या अवार्ड से कहीं बड़ी थी। उसने महसूस किया कि हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली कंट्रोल हमारे अपने इंटेंशन यानी इरादे पर होना चाहिए। जब आप एक इरादे के साथ सुबह उठते हैं और अपने दिन को उन छोटे छोटे बक्सों में सजाते हैं, तो आप अपनी नियति के लेखक खुद बन जाते हैं। आर्यन को वो दिन याद आया जब वो हर काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। मार्क ने उसे सिखाया था कि शिपिंग यानी काम को दुनिया के सामने लाना ही असली बहादुरी है। अब वो अपने काम को एक सीमा देता था। जब वो बॉक्स खत्म होता तो वो काम भी वही रुक जाता। इस एक छोटी सी बात ने उसे इतना वक्त दे दिया था कि वो अब नई चीजें सीख पा रहा था। उसने महसूस किया कि हमारी जिंदगी एक कोलैबोरेशन है, वक्त के साथ, लोगों के साथ और खुद के साथ। जब आप अपने वक्त को सम्मान देते हैं तो आप दूसरों के वक्त का भी सम्मान करने लगते हैं। उसके दोस्त अब उससे ये नहीं पूछते थे कि भाई तू इतना व्यस्त क्यों रहता है, बल्कि वो पूछते थे कि तू इतना शांत कैसे रहता है। ये बदलाव ही आर्यन की सबसे बड़ी कमाई थी। उसने सीखा कि अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही जगह लगाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। एक शाम जब वो अपने पुराने पार्क की बेंच पर बैठा था, उसने देखा कि एक युवा लड़का बिल्कुल वैसे ही परेशान दिख रहा था जैसे वो कुछ महीनों पहले था। वो लड़का बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और अपने फोन पर पागलों की तरह कुछ टाइप कर रहा था। आर्यन के मन में आया कि वो उसे जाकर बताए कि दोस्त, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। पर उसने महसूस किया कि हर किसी का अपना सफर होता है। उसने मन ही मन उस लड़के के लिए दुआ की कि उसे भी कोई मार्ग जैसा गुरु मिले जो उसे टाइम बॉक्सिंग का रास्ता दिखाए। उसे समझ आया कि ये ज्ञान सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि ये एक विरासत है
जिसे सहज कर रखना जरूरी है। उसने अपनी डायरी निकाली और उस पर एक आखिरी बात लिखी, वक्त को संभालना ही खुद को जीना है। अब आर्यन के दिन किसी भारी बोझ की तरह नहीं थे। वो अब हर सुबह एक मुस्कुराहट के साथ उठता था, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसके पास अब एजेंसी थी, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत। उसे अब परिस्थितियों का डर नहीं था, क्योंकि उसने लचीला होना सीख लिया था। उसने सीखा कि अगर कोई बॉक्स टूट भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अगले बॉक्स को पूरी ईमानदारी से जीना शुरू कर दो। ये जो फ्लो था, ये जो जीवन की धारा थी, अब वो उसी में शांति से बह रहा था। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर मंजिल के पीछे भागते भागते उस रास्ते को भूल जाते हैं जो हमें वहां ले जा रहा है। टाइम बॉक्सिंग ने उसे उस रास्ते के हर मोड़, हर पत्थर और हर फूल को महसूस करना सिखा दिया था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और शहर की रोशनियां अब और भी साफ दिखने लगी थी। आर्यन ने अपना सामान समेटा और घर की तरफ चल दिया। उसके कदमों में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो हर कदम को महसूस कर रहा था। उसे पता था कि घर जाकर उसे क्या करना है। 15 मिनट की कुकिंग, फिर भोजन और फिर अपनी पसंदीदा किताब के साथ 1 घंटा। ये सब उसकी जिंदगी के वो छोटे छोटे डिब्बे थे जिन्होंने उसकी रूह को सुकून दिया था। उसे अब किसी और चीज की चाहत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि इरादे के साथ जीना ही मनुष्य होने का सबसे बड़ा अनुभव है। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसके अंदर अब कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी और शीतल खामोशी थी। आर्यन की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां वो अब वक्त के पीछे नहीं भागता, बल्कि वक्त उसके साथ साथ चलता है। उसने वो चाबी ढूंढ ली थी जिससे वो किसी भी मुश्किल घड़ी का दरवाजा खोल सकता था। उसे अब पता था कि चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो, उसके अंदर के वो छोटे छोटे बॉक्स उसे हमेशा सुरक्षित रखेंगे। ये सिर्फ वक्त को मैनेज करने की बात नहीं थी, ये तो खुद के अस्तित्व को संवारने की बात थी। और जब आप खुद को संवार लेते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ ताल मिलाना शुरू कर देती है। आर्यन अब पूरी तरह से प्रेजेंट था, हर लम्हे में, हर सांस में। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आर्यन के इस सफर से आपको भी वो रोशनी मिली होगी जो आपकी जिंदगी के उलझे हुए धागों को सुलझाने में मदद करेगी। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के मालिक आप खुद हैं और आपका हर एक मिनट एक कीमती तोहफा है। इसे सहज कर रखिए, इसे प्यार से एक बॉक्स में सजाइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी एक सुंदर कलाकृति में बदल जाती है। शांत रहिए, सजग रहिए और अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी गरिमा के साथ जिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई गहराई के साथ। तब तक अपना और अपने समय का ख्याल रखें।